आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की ज्योग्राफी। तो देखिए अभी हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका कि नाम जलवायु है। और हमारा जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था सीजन्स के बारे में। सीजन्स यानी कि ऋतुओं के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई भारत में जो ऋतुएं हैं वो 4 प्रकार की ऋतु पाई जाती है। अब ये कौन कौन सी थी? पहली शीतकालीन ऋतु, उसके बाद ग्रीष्मकालीन ऋतु है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई वर्षा ऋतु यानी कि मानसून का आगमन और उसके अलावा मानसून की वापसी। इन सब को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग देखिए जो विंटर सीजन है इसको पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग जलवायु से संबंधित जो भी चैप्टर बचा हुआ है उस पूरे चैप्टर को ही डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो मानसून का आगमन है, मानसून की वापसी, इन सब चीजों को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में देखिए फटाफट से यानी कि रिवीजन टाइप से ही मैं आपको बताऊंगा। पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा और आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शीत ऋतु के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो दूसरी ऋतु है भारत के संदर्भ में उसको हम क्या कहेंगे? देखिए वो है ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु यानी कि इसी को ही क्या कहते हैं? समर सीजन कहा जाता है। समर सीजन यानी कि द हॉट वेदर जो है उसको सीजन को क्या कहेंगे? ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। अब अगर बात करें कि भाई जो ग्रीष्म ऋतु है इसका समय काल क्या होता है, ये कब आती है, तो अगर इसकी बात करें तो भाई ये मार्च से लेकर मई तक रहती है भारत के अंदर। यानी कि मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने तक भारत के अंदर ग्रीष्म ऋतु पाई जाएगी। अब आप लोग कहेंगे कि भाई जून, जुलाई, अगस्त में तो उससे भी ज्यादा गर्मी होती है ज्यादा, तो ये इतना ही क्यों है? क्योंकि देखिए जून के बाद आपका प्रारंभ हो जाता है मानसून यानी कि वर्षा होने लगती है। तो उसको अलग से एक ऋतु बनाया गया, उसको क्या कहते हैं? वर्षा ऋतु कहा जाता है, मानसून का आगमन कहा जाता है। उसको देखेंगे ठीक इसी के बाद में ही। तो अब देखेंगे कि भाई जो ग्रीष्म ऋतु है ये क्यों आती है, क्या कारण है इसका। तो देखिए ये चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो देखिए बीचों बीच 0 डिग्री इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, और यहां पर है 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसको कि क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और ठीक 23.5 डिग्री साउथ इसको क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ये देखिए सूर्य के इस प्रकार सामने रहती है हमारी पृथ्वी, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करती है। सूर्य का जो प्रकाश है वो देखिए कहां पर आता है? डायरेक्ट यहां पर 0 डिग्री इक्वेटर पर लंबवत रहता है। अगर ऐसा रहता भाई पृथ्वी की जो सिचुएशन है वो ठीक इस प्रकार से रहती, अगर ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है तो सूर्य का जो लंबवत प्रकाश है ये कहां पर रहेगा? 0 डिग्री इक्वेटर पर रहेगा यानी कि विषुवत रेखा पर रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि भाई पूरे साल भर या फिर हमेशा के लिए जो सूर्य का प्रकाश है ये 0 डिग्री इक्वेटर पर लंबवत रहता, और यही जो एरिया है 0 डिग्री इक्वेटर वाला केवल यही भूभाग गर्म होता पृथ्वी का। अगर बात करें 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये क्या रहते? नॉर्मल टेम्परेचर वाले रहते। यहां पर अधिक टेम्परेचर नहीं होता, हमेशा पृथ्वी पर एक जैसी कंडीशन बनी रहती। लेकिन अब है क्या? देखिए ये असल में हमारी पृथ्वी इस प्रकार से सीधी ना होकर ये क्या है? अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब अगर बात करें तो भाई जो 0 डिग्री इक्वेटर है ये देखिए 23.5 डिग्री इस प्रकार से झुकी हुई है। अब ये 0 डिग्री इक्वेटर है और इसी प्रकार से यहां पर 23.5 डिग्री नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ, यानी कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री जो साउथ वाला है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये, ठीक है? ये नॉर्थ का है और ये साउथ का। तो इस प्रकार झुका होने की वजह से क्या है कि भाई जब पृथ्वी घूमकर, अब देखिए सूर्य का जो प्रकाश है वो कहां पर आ रहा है? यहां पर आप देखेंगे कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है यहां पर आ रहा है। जब पृथ्वी घूमते हुए इस प्रकार से सूर्य के इस तरफ आएगी तो यही प्रकाश यहां पर पड़ेगा, देखिए 23.5 डिग्री साउथ पर। तो इस प्रकार से जो सूर्य का प्रकाश है वो साल भर नॉर्थ टू साउथ इस प्रकार से मूवमेंट करता रहता है। कभी उत्तरी गोलार्ध में आता है, कभी दक्षिणी गोलार्ध में जाता है। तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जो भारत के अंदर शीत ऋतु है इसका आगमन किस प्रकार होता है? शीत ऋतु में जो सूर्य है ये दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है।
अब भारत के बीचों बीच से आप लोगों को पता है कि यहां से क्या गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और कौन सी है ये, 23.5 डिग्री नॉर्थ इसको कहा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई भारत के नीचे वाले हिस्से में यहां पर देखिए, यहां पर वैसे तो और नीचे है लेकिन मैं यहां पर पास में बना रहा हूं ताकि यहां पर दिखाई दे सके। तो ये मान लीजिए 0 डिग्री इक्वेटर है। 0 डिग्री इक्वेटर से जब आप लोग साउथ की तरफ आएंगे तो यहां पर आप लोग देखेंगे इस प्रकार से 23.5 डिग्री जो साउथ है, इसको हमने क्या कहा था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको कहा जाता है। ये साउथ है और ये नॉर्थ है, इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और बीच में विषुवत रेखा। तो भारत के अंदर देखिए जो शीत ऋतु आती है, ये कब मैंने बताया था, 22 दिसंबर, ठीक है। 22 दिसंबर को जब सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लंबवत होता है, इसका मतलब क्या है, देखिए सूर्य जो है भारत से काफी दूर है, दक्षिण की तरफ है। इसकी वजह से जो भारत का मौसम रहेगा कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा, यानी कि भारत में शीत ऋतु रहेगी। शीत ऋतु के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद देखिए क्या होगा, यहां पर सूर्य कब होगा, 22 दिसंबर को यहां पर ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है यहां पर लंबवत रहता है, ठीक है। जो सूर्य का सबसे ज्यादा प्रकाश है वो कहां पर आ रहा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आ रहा होता है। भारत में इस समय शीत ऋतु है और जितने भी देश ग्लोब पर जो कि 23.5 डिग्री साउथ या इसके आसपास स्थित है, तो वहां पर कैसा सीजन रहेगा, गर्मियों का मौसम रहेगा। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि भाई 22 दिसंबर को भारत के अंदर जब ठंड होगी तो ठीक उसी समय आप ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करेंगे तो वहां से देखिए जो मकर रेखा है वो गुजरती है, तो वहां पर कैसा मौसम रहेगा, गर्मियां रहेंगी। वहां पर जो सीजन है वो कैसा होगा, समर सीजन रहेगा। तो इस प्रकार से अब दिसंबर में सूर्य यहां पर लंबवत है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। उसके बाद देखिए दिसंबर के बाद जनवरी में सूर्य और ऊपर की तरफ, यानी कि जो सूर्य है वो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, तो सूर्य का अभी मैंने बताया था ना कि भाई सूर्य का जो प्रकाश है वो साल भर देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर यानी कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक विचरण करता है। तो देखिए इस प्रकार से भाई ये जून के महीने में यहां था, जून, जुलाई, फिर अगस्त, फिर उसके बाद सितंबर को यहां आ गया, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को यहां आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। उसके बाद दिसंबर के बाद देखिए दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, फिर मार्च को फिर से 0 डिग्री इक्वेटर पर। उसके बाद मार्च में आया ना, फिर सितंबर, फिर भाई मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, इस प्रकार से। यानी कि हर एक महीने में जो सूर्य है लगभग देखिए 8 डिग्री जो है अक्षांश मूव करता है, ठीक है, हर एक महीने में। तो इस प्रकार से अब हम डिस्कस कर रहे थे ग्रीष्म ऋतु की। तो 22 दिसंबर को जो सूर्य है वो यहां पर रहेगा लंबवत प्रकाश। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि भाई 23-24 सितंबर इस तारीख से जब तारीखें आगे बढ़ेंगी तो सूर्य क्या है, 22 दिसंबर के बाद उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम सूर्य यहां तक जा सकता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। अब सूर्य को क्या करना है, कर्क रेखा तक पहुंचना है। तो सूर्य अब यहां से चलना प्रारंभ होगा, भाई दिसंबर में यहां पर है। उसके बाद देखेंगे जनवरी में यहां तक आ जाएगा, इस प्रकार से ये जनवरी, फिर उसके बाद ये फरवरी में यहां तक पहुंच गया है। उसके बाद देखेंगे मार्च में, और मार्च भी कौन सा देखिए, मार्च की आप देखेंगे 21 तारीख को जो सूर्य है वो लंबवत कहां पर रहता है, ट्रॉपिक, ये कौन सा है, अपनी इक्वेटर है, ठीक है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर सूर्य रहता है। उसके बाद देखिए मार्च से ही भारत के अंदर क्या माना जाता है, ग्रीष्म ऋतु का आगमन माना जाता है। अभी मैंने बताया कि जो ग्रीष्म ऋतु है इसके 3 महीने रहते हैं, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। तो देखिए मार्च में जब सूर्य यहां पर रहता है तो उसके बाद क्या है, भारत में ग्रीष्म ऋतु का आगमन प्रारंभ हो गया। मार्च में यहां पर रहेगा, फिर मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल, फिर मई, इस प्रकार से फिर जून को यहां पर आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमें मई तक बढ़ना है, यानी कि लगभग सूर्य यहां तक आया हुआ रहता है। तो यहां पर कभी देखिए इस प्रकार से मार्च, इस प्रकार से यहां पर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई है ये, और ये 21 जून को आता है यहां पर, तो ये जून, इस प्रकार से सूर्य इस प्रकार से मूव करेगा। तो देखिए इसके अलावा भाई जो ITCZ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, ITCZ क्या है, यह भी मैंने देखिए काफी बार आपको बताया है कि
ग्लोब पर इस प्रकार से देखिए 0 डिग्री इक्वेटर को लेकर ही चलेंगे। मान लीजिए सूर्य का प्रकाश जो है 0 डिग्री इक्वेटर पर लंबवत आ रहा है। जब सूर्य का प्रकाश यहां पर लंबवत रहेगा तो यहां की जो हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेंगी। ठीक है, यहां से गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेंगी। कुछ हवाएं उत्तर की तरफ जाएंगी, कुछ हवाएं दक्षिण की तरफ जाएगी। तो ये हवाएं ठंडा होने के बाद जहां पर उतरती है, मान लीजिए 0 डिग्री पर अभी सूर्य का लंबवत प्रकाश है, तो यहां पर हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठी। ऊपर की तरफ उठकर देखिए शोभ मंडल की सीमा तक गई। उसके बाद ये जेट बनती है, कुछ उत्तर की तरफ कुछ दक्षिण की तरफ। उसके बाद जब इनका भाई जो तापमान है जब ये कम हो जाता है तो उसके बाद ये भारी होकर नीचे उतरना प्रारंभ होती है। अब नीचे कहां पर उतरती है, ये लोग बात मैंने आप लोगों को काफी बार बताई है कि जो 30 से लेकर 35 डिग्री के अक्षांश है यहां पर नीचे उतरती है ये हवाएं। ठीक है, यहां से गर्म होकर यहां पर हवाएं नीचे उतरेंगी। तो जहां पर नीचे उतरेंगी यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, यानी कि पढ़ा था ना हमने, हाई प्रेशर की बेल्ट बनेगी। और गर्म होकर जहां से ऊपर उठी है तो यहां पर क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा। अब हवाएं लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। ठीक है, और फेरल का नियम आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध में बहेगी तो अपनी दाईं तरफ मुड़ेगी और दक्षिणी गोलार्ध में अगर वो बह रही है तो अपने बाईं तरफ मुड़ेंगी। अब हवाएं जब हाई प्रेशर पर यहां उतरी है, लो प्रेशर पर जाना है, तो ऊपर आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा है इतना, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ। ठीक है, और 0 डिग्री इक्वेटर से नीचे वाला ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। लो प्रेशर कहां पर है, 0 डिग्री इक्वेटर पर है, क्योंकि जो सूर्य का लंबवत प्रकाश है ये 0 डिग्री इक्वेटर पर ही है। अब जब हाई प्रेशर से हवाएं चलेंगी तो फेरल के नियम के अनुसार देखिए अपने दाएं तरफ मुड़ जाएंगी। इस प्रकार से ये हवाएं चलेगी। ठीक इसी प्रकार से जो दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं हैं जहां पर की हाई प्रेशर है 30-35 डिग्री अक्षांश पर, यहां की भी हवाएं चलेगी। कहां के लिए, 0 डिग्री इक्वेटर के लिए, क्योंकि वहां पर लो प्रेशर है। अब ये अपने बाईं तरफ इस प्रकार से मुड़कर चलेगी। तो ये हवाएं जहां पर मिलती है उसी को ही क्या कहते हैं, ITCZ कहा जाता है। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। ITCZ की ये फॉर्मेशन हो गई। यानी कि अगर आप ITCZ को समझें तो 0 डिग्री भाई नहीं लेंगे, यहां पर आप मान लीजिए सूर्य कहीं पर भी लंबवत है। मान लीजिए सूर्य इस वक्त यहां पर लंबवत है तो यहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी, जेट बनेंगी, और यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर हाई प्रेशर है, यहां पर हवाएं उतर जाएंगी। इस प्रकार से हाई प्रेशर और हवाएं अब कहां चलेगी, यहां पर सूर्य लंबवत है, यहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी है ना, तो यहां पर क्या है, लो प्रेशर है इस जगह पर, तो हवाएं इस प्रकार से चलेगी। ठीक है, हवाएं इस प्रकार से चलेगी इसको भरने के लिए। तो देखिए यहां पर अब एक चीज समझनी है कि भाई मार्च के अंदर सूर्य यहां पर है। ठीक है, मार्च में सूर्य यहां पर है। अब जो सूर्य का प्रकाश है वो यहां पर भी आना प्रारंभ हो गया है, चाहे तिरछा ही आ रहा हो। भाई एक तो यहां पर था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, तो क्या हो रहा था, भारत में शीत ऋतु थी। अब धीरे धीरे सूर्य जब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है भारत की तरफ, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि भारत में टेम्परेचर जो है बढ़ना प्रारंभ हो गया। अभी देखिए मार्च का ही महीना चल रहा है, आप लोग ये चीजें महसूस कर रहे होंगे कि भाई दिसंबर नवंबर में आप ठंड से बचने के लिए जो धूप ढूंढते थे, आजकल उस जगह पर धूप नहीं आती है। धूप की जो दिशा है वो चेंज हो गई है। उसके अलावा आप एक चीज और भी नोटिस करेंगे कि भाई किस प्रकार से आप सुबह उठते हैं, मौसम बिल्कुल साफ रहता है, थोड़ी देर बाद क्या है कि भाई 11-12 बजते ही तेज हवाएं चलना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, हल्की फुल्की मिट्टी भी उड़ती है इस प्रकार से। तो ये सारा परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सूर्य की देखिए जो लंबवत यानी कि जो प्रकाश जहां पर पड़ रहा है अब ये दिशाएं चेंज हो रही है। ठीक है, मार्च है ना, तो सूर्य लगभग यहां पर 0 डिग्री इक्वेटर तक पहुंचने वाला होगा, और जहां पर सूर्य का लंबवत प्रकाश रहता है वहां पर यह क्रिया चलती है, ITCZ वाली प्रक्रिया चलती है। जहां जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा होता है ये ITCZ उसके साथ साथ या फिर साथ नहीं तो उससे भी आगे चल रहा होता है। उसके बाद देखिए सूर्य धीरे धीरे अप्रैल में यहां पर आएगा। अब जो अप्रैल में यहां पर आ रहा है भाई सूर्य का जो लंबवत प्रकाश है वो यहां पर है, तो ITCZ जो है, ठीक, ITCZ यानी कि जहां पर सूर्य की जो भाई लंबवत प्रकाश पड़ रहा है, जहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही है, वहीं तो क्या बनेगा,
लो प्रेशर का एरिया बनेगा ना ITCZ। तो अप्रैल में ITCZ है वो कुछ इस प्रकार से भारत के अंदर बन जाएगा। ऐसी स्ट्रक्चर क्यों बनी? क्योंकि यहां पर आप लोग देखेंगे कि यहां पर तो अरब सागर है और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे यहां पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है ना यहां पर। तो इसकी वजह से ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई जो जल राशि है ये भूमि की तुलना में देरी से गर्म होती है, देरी से ठंडी होती है। जबकि जब सूर्य का प्रकाश यहां पर रहेगा तो ये जो स्थलीय भाग है ये तेजी से गर्म हो जाएगा। तेजी से गर्म होगा तो भाई दूर तक गर्म होगा, यहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेंगी। तो इस प्रकार से जो ITCZ की स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। यानी कि आपको भाई बताया गया है ना बुक के अंदर कि मार्च में जब सूर्य यहां पर रहता है तो जो दक्कन का पठार है उसका टेम्परेचर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं सूर्य ऊपर आ रहा है तो भाई यहां का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा बजाय उसके अभी यहां पर टेम्परेचर फिर भी कम मिलेगा। उसके बाद सूर्य फिर से ऊपर आएगा तो देखिए मार्च के महीने में सूर्य यहां पर आ गया। तो इस प्रकार से ITCZ बनेगा, आप लोग देख सकते हैं। और भी ऊंचा बनेगा, यहां पर पानी के आसपास यहां पर नीचा रहेगा क्योंकि पानी ठंडा रहता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो ITCZ है, ITCZ यानी कि यहां पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है। ITCZ पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। जब हाई टेम्परेचर होगा हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेंगी तो इसका मतलब यहां पर लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, जो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है ना उसको कन्वेक्शनल करंट कहा जाता है। तो यहां पर ये लो प्रेशर बन रहा है। लो प्रेशर का मतलब यही है कि यहां पर जो तापमान है वो सर्वाधिक है। ठीक है, बाकी भाई ITCZ तो यहां पर दिख रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि मई के महीने में आप लोग देखेंगे कि जो राजस्थान है, हरियाणा, पंजाब या फिर यूपी, बिहार यहां पर गर्मी नहीं होगी। गर्मी का असर तो आपको अभी भी दिखाई दे रहा होगा, जबकि सूर्य अभी तक देखिए आज क्या है 3 या 4 मार्च है, तो सूर्य अभी तक यहां पर 0 डिग्री इक्वेटर पर पहुंचा भी नहीं है। आप असर देख सकते हैं कि भाई लोगों ने स्वेटर तक पहनना छोड़ दिया है, यानी कि अब अपने एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहां पर जब सूर्य होगा मई के अंदर तो देख सकते हैं कि जो ऊपर का एरिया भी है ये यहां पर भी टेम्परेचर जो है तेजी से इंक्रीज होगा, टेम्परेचर तेजी से बढ़ेगा। थार का मरुस्थल यहां पर पूरी तरह गर्म होगा। उसके अलावा ये मैदानी भाग आप लोग देखेंगे गर्म होगा। इस प्रकार से टेम्परेचर यहां पर बढ़ता चला जाएगा। कब? ग्रीष्म ऋतु में। तो देखिए यहां पर अभी मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी देखिए जो मुख्य भूमि है भारत की, इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर तेजी से बढ़ेगा। उसकी बजाय आप देखेंगे जो पेनिसुलर ये है ना अपना पेनिसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय जो भारत है 22 डिग्री अक्षांश से नीचे का भाग, यहां पर जो तापमान वृद्धि की दर है इतनी अधिक महसूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों तरफ क्या है, जलीय राशि है, इसकी वजह से। तो जो टेम्परेचर है वो यहां का ज्यादा बढ़ेगा इस प्रकार से, और मुख्य भूमि का क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा। और जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका जो टेम्परेचर है ये क्या होगा, इतनी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेगा। अब टेम्परेचर मुख्य भूमि का बढ़ेगा तो क्या होगा, वायु दाब के अंदर दाब में क्या होगी, कमी होगी। क्यों होगी भाई, टेम्परेचर ज्यादा होगा, हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेंगी तो क्या होगा, जो वायु दाब है वो यहां पर कम हो जाएगा, लो प्रेशर का एरिया बनेगा। और उसके बाद देखेंगे कि भाई मई के अंत तक, जैसे जैसे मई आएगा यहां पर जब सूर्य होगा तो यहां पर देखेंगे कि भाई जो थार का मरुस्थल है, ये जो मैदानी एरिया है ना, यहां पर भी क्या होगा, जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा यहां पर होने लगेगा और यहां पर भी लो प्रेशर का एरिया कंट्रोल हो जाएगा। देखेंगे ना कि मई में तो यहां पर है, जैसे ही जून आता है तो ITCZ जो है पूरी तरह प्रारंभ हो जाता है। अब ये देखकर नहीं होता है कि भाई सूर्य अचानक से यहां पर जून में पहुंचेगा और क्या होगा, ITCZ यहां पर शिफ्ट होगा। हर दिन दिन करके जैसे सूर्य ऊपर आ रहा होता है, ये ITCZ जो है इस तरह से शिफ्ट हो रहा होता है। यानी कि मई के अंत तक, मैंने बताया कि मई के अंत तक क्या होगा कि जो ITCZ है, देखिए बुक में बताया गया है कि भाई देखेंगे जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, स्पेशली जो थार है, उसके अलावा थार, पटना, इस प्रकार से यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि इस प्रकार से भाई थार का मरुस्थल है और यहां पर इस प्रकार से जो ITCZ है मई के अंत तक शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां का जो टेम्परेचर है बहुत अधिक हो जाता है इस प्रकार से। अब देखिए
अब जो ITCZ है इसके बारे में मैंने बताया कि ITCZ क्या होता है। ITCZ जहां पर होगा, यहां पर जो वायु दाब है ये कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा कम रहेगा। अब वायु दाब जो कम रहेगा तो इसको भरने के लिए हवाएं दोनों तरफ से आएगी, यानी कि जहां पर ITCZ है वहां पर हवाएं इसी प्रकार से चलेंगी ना दोनों तरफ से, तो यहां पर क्या होगा, जो वायु का जो परिसंचरण है, हवाओं की जो गति है वो काफी तेज रहेगी इस प्रकार से। जब यहां पर लो प्रेशर रहेगा, इसको भरने के लिए हवाएं चाहिए जो कि कहां से आएगी, हाई प्रेशर से आएगी। और हाई प्रेशर कहां है, अगर यहां पर तापमान ज्यादा है, यहां पर बिल्कुल यानी कि लो प्रेशर है, तो आसपास में कहीं इसकी तुलना में जहां पर कम लो प्रेशर रहेगा इससे ज्यादा रहेगा। यानी कि देखिए, एक तो आप थार के मरुस्थल का एग्जांपल लीजिए, बहुत ज्यादा गर्म होगा, यहां पर क्या होगा, सबसे ज्यादा लो प्रेशर होगा। इसी की तुलना में अगर यहां पर आप लोग देखेंगे भाई हरियाणा में, तो तापमान तो ज्यादा ही रहेगा, वैसे लो प्रेशर रहेगा, लेकिन थार की तुलना में क्या है, तापमान थोड़ा कम रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर इसकी तुलना में हाई प्रेशर ही तो हुआ। तो यहां पर ये हाई प्रेशर जब रहेगा इस प्रकार से चारों तरफ, तो इसको भरने के लिए जो हवाएं चलेंगी, स्थानीय पवनें जो चलेंगी इसको भरने के लिए लो प्रेशर को, तो उसी को ही क्या कहते हैं, गर्मियों के सीजन में लू कहा जाता है। ठीक है, लू क्या है, स्थानीय पवन है जो कि कैसी रहती है भाई, धूल भरी आंधी है। ठीक है, धूल भरी आंधी जो कि कैसी रहेगी, गर्म हवा है, और ये चलती है कब, अप्रैल और खासकर जैसे देखेंगे मई तक ये हवा जो है काफी चलती है इस प्रकार से। और ये सब किसकी तैयारी है, आप लोग देखेंगे कि मानसून के आगमन की तैयारी है, जो कि 1 जून को भारत में प्रवेश करता है और सबसे पहले यहां पर देखेंगे केरल में टकराता है। तो मई तक जो है ये परिघटना चलती रहती है। यही सब क्या है, इसी को ही ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। बाकी आप लोगों ने देखिए, जब हमने मानसून के बारे में पढ़ा था तो भाई 1 जून को तो यहां पर आता है, लेकिन जब सूर्य इस प्रकार से लंबवत चल रहा होता है तो भाई जो हवाएं यहां से समुद्र के ऊपर से आती है तो ये भी नमी लेकर आती हैं, और ये भी भारत के कुछ हिस्सों के अंदर वर्षा करती है। अब कौन कौन से हिस्से हैं कि जहां पर भाई वर्षा होती है 1 जून से पहले ही, ठीक है, जिसको कि हमने क्या कहा था, मानसून पूर्व फुहार कहा था। अब ये देखेंगे कि ये कहां पर होती है, जैसे कि भाई यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे, यहां पर बांग्लादेश है और यहां पर क्या है, पश्चिमी बंगाल है। तो यहां पर कुछ वर्षा हो जाती है, यानी कि 1 जून से भी पहले अप्रैल मई के महीने में, ठीक है, अप्रैल या मई के महीने में यहां पर वर्षा हो जाती है। तो बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल के अंदर जो वर्षा होती है इसको क्या कहते हैं, काल बैशाखी कहा जाता है। ठीक है, काल बैशाखी कहते हैं। यहां पर जो हवाएं हैं वो चक्रवात का स्वरूप ले लेती है, बादल तेज गड़गड़ाते हैं, खूब बिजलियां चमकती है, यानी कि बेहद ही खराब मौसम हो जाता है। और ये जो घटना है ये कब होती है, बैसाख के महीने में होती है। बैसाख का महीना यानी कि कौन सा भाई, अप्रैल से मई तक। ठीक है, जैसे कि 7 अप्रैल से इस प्रकार से अगले महीने तक, जो हिंदू अपने कैलेंडर हैं उनके हिसाब से। तो बैसाख के महीने में यहां पर ये परिघटना होती है, तेज यानी कि मौसम में परिवर्तन होता है, बारिश होती है, इसी को क्या कहते हैं, काल बैसाखी कहा जाता है, खासकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में और बांग्लादेश के अंदर। उसी के अलावा यहां पर देखेंगे पूर्वोत्तर भारत में, यहां पर जो भाई देखेंगे असम और जो ये खासकर मेघालय वाले क्षेत्र है, यहां पर भी वर्षा होती है इस सीजन के अंदर, मई अप्रैल में। उसको क्या कहा जाता है, बोरडोई शिला कहा जाता है। वर्षा का नाम है बोरडोई शिला, जैसे कि यहां पर हमने क्या बताया था, काल बैसाखी। ठीक इसी प्रकार से कुछ वर्षा यहां पर भी होती है केरल के तट पर, और केरल के तट पर जो वर्षा होती है इसको क्या कहते हैं, ये जो वर्षा रहती है कॉफी की फसल के लिए, कॉफी की फसल के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है, कॉफी शावर कहा जाता है, कॉफी वर्षा भी कह देते हैं। उसी के अलावा कर्नाटक के तट पर आप लोग देखेंगे कि यहां पर जो वर्षा होती है आम को पकाने में बेहद ज्यादा अच्छी होती है, आम की फसल के लिए, उसको क्या कह देते हैं, मैंगो शोवर कहा जाता है, आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो वर्षा है जो कि मानसून के आगमन से पहले ही हो जाती है। आप लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ITCZ आगे बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार से ये जो हवाएं इस प्रकार बहना अब प्रारंभ करेंगी। ये चीज भी ध्यान रखनी है कि भाई यहां तक तो मानसून कब आता है, 1 जून को आ जाता है। देखिए, अब 21 जून को सूर्य यहां पर लंबवत है, 21 जून को यहां पर लंबवत है, और यहां पर देखिए हाईएस्ट टेम्परेचर है, हाईएस्ट टेम्परेचर है, लोवेस्ट यहां पर प्रेशर है, कन्वेक्शनल करंट यहां से उठ रहा है। तो ये मतलब नहीं है कि यहां से आने वाली जो हवाएं हैं
वो ठीक 6 जून को ही यहां पर वर्षा कर देगी। ऐसा नहीं होगा। जो मानसून आता है वो भी देखिए कि निश्चित पैटर्न के अंदर ही आता है। 1 जून को भाई यहां पर है, 2 जून को यहां पर, इस प्रकार से बढ़ता रहेगा जुलाई सितंबर तक। भाई जुलाई तक मान लीजिए यहां तक आता है इस प्रकार, ठीक है। निश्चित पैटर्न है, ये नहीं है कि भाई 6 जून को सूर्य यहां पर है तो अचानक से यहां पर वर्षा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो यही चीजें सब ध्यान रखनी है। तो ये आपने देखा कॉपी शावर वगैरह ये सब क्या है। तो इस प्रकार से देखिए बाद में क्या होगा भाई, महीना जब यहां पर है सूर्य, अभी तक तो ग्रीष्म ऋतु था, अब सूर्य जब यहां पर आ जाएगा 21, कब आएगा, 6 जून को आएगा, 21 जून को, 21 जून को सूर्य जो है वो यहां पर लंबवत होगा। कहां पर, कर्क रेखा पर। अब यहां पर जब लंबवत होगा तो उसका मतलब क्या है, भारत के अंदर किसका आगमन होगा, मानसून का आगमन होगा। और इसी को क्या कहेंगे, एडवांसिंग मानसून कहा जाता है, मानसून का आगमन, या फिर इसी को ही क्या कहेंगे, वर्षा ऋतु कहा जाएगा। कब से कब तक रहती है भाई, ये जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक चलेगी, ठीक है। जब तक बारिश ना हो जाए पूरे भारत में तब तक ये माना जाता है वर्षा ऋतु। इस प्रकार से ये भारत के अंदर वर्षा होगी। और महीने आपने देख लिए हैं जून से लेकर सितंबर तक। तो इसके अंदर देखेंगे भाई क्या क्या विशेषता इस समय क्या हो रहा है। तो यहां से भी आप लोगों ने समझ गई हैं कि जून तक आते आते क्या होगा, जो ITCZ है वो किस प्रकार से उत्तर भारत के मैदान में इस प्रकार से शिफ्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा उत्तर भारत है, खासकर भाई ये थार वाला क्षेत्र, पंजाब हरियाणा का मैदान हो गया, यहाँ पर यूपी, बिहार वगैरह, पश्चिम बंगाल, ये सब क्षेत्र आप देखेंगे तो यहां पर लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो चुका है जून के आते आते। तो एक तो ये हो गया यहां पर। इसका मतलब है कि भाई जो उत्तर का मैदान है, अब यहां पर कैसी सिचुएशन है, लो प्रेशर यहां पर बना हुआ है। अब लो प्रेशर यहां पर रहेगा तो लो प्रेशर होने पर क्या होगा, यही परिघटना होगी। ये जो लाइन मैंने बनाई है ये लो प्रेशर की है, ITCZ ही है ये। अब यहां पर ही है ये, तो देख रहे हैं कि हवाएं किस प्रकार से हाई प्रेशर की तरफ से आ रही हैं। और ये हवाएं क्या कहलाती हैं, जो उत्तरी गोलार्ध से आती हैं वो उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, जो दक्षिणी गोलार्ध से आती है वो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें। तो यहां पर लो प्रेशर बनने के बाद अब यहां पर क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें अब यहां पर क्या करेगी, यहां पर आएंगी। दक्षिणी गोलार्ध की क्यों, उत्तरी गोलार्ध की क्यों नहीं, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भी यहां पर आएंगी इस प्रकार से, लेकिन उनको नहीं पढ़ना है। क्यों, क्योंकि वो स्थलीय भाग से बहकर आ रही है, उनके अंदर कोई भी नमी नहीं है इस प्रकार से, तो वर्षा नहीं करती हैं। अब भारत के अंदर जो वर्षा होगी वो देखिए किससे होगी। तो यहां पर आप देखेंगे कि भाई जो ITCZ है वो यहां पर शिफ्ट हो गया है। तो मैंने अभी बताया कि यहां पर हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर जब ज्यादा होगा हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी, यानी कि कन्वेक्शनल करंट, ठीक है। हवाएं इस प्रकार से ऊपर उठी, अभी ऊपर उठकर क्या करेंगी, क्षोभ मंडल की सीमा तक जाएंगी 11-12 किलोमीटर तक। उसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी है ये ठंडा हो गई है। ठंडा होने के बाद देखेंगे कि ये अब चल पड़ी है हाई प्रेशर एरिया की तरफ। नॉर्मली ये कहां पर उतरती थी, 30-35 डिग्री पर उतरती थी, लेकिन अब ये जो लो प्रेशर वाली बेल्ट है ये शिफ्ट होकर कहां पर आ चुकी है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर आ चुकी है। इसका मतलब कि जो 30-35 वाली बेल्ट है ये भी थोड़ा ऊपर खिसक चुकी है। ये अब कहां पर आ गई है भाई, 20-25 पर आ गई है। तो यही हवाएं कहां पर उतरेंगी, यहां पर देखिए 20-25 वाले फील्ड पर उतर गई है, ठीक है। मान लीजिए यहां उतर गई है। अब ये हवाएं उतरकर अब इनको जाना कहां है, नीचे उतर गई है ये, इनको जाना है यहां पर। लो प्रेशर यहां पर है ना, तो यहां पर जाएंगी अब ये। तो अभी ये कहां पर है, 0 डिग्री इक्वेटर से नीचे है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में है। अब ये हवाएं अगर यहां पर जाएंगी तो फेरल के नियम के अनुसार ये अपने दक्षिणी दिशा में, भाई दक्षिणी गोलार्ध में है तो कौन सी तरफ मुड़ेंगी, ये बाईं तरफ मुड़ेंगी। और बायां कौन सा है इनका, इस प्रकार से ये हवाएं यहां उतरकर ऐसे अब यहां पर चलेंगी, ठीक है। जाना कहां पर है, यहां पर। तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा, जैसे ही ये 0 डिग्री इक्वेटर को, भूमध्य रेखा को क्रॉस करेंगी तो फेरल के नियम के अनुसार ये अपने दाईं तरफ मुड़ जाएंगी। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये दाईं तरफ मुड़ गई है। बस यही तो पढ़ना है, यही क्या है, मानसून है। और देख सकते हैं दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम में है, तो ये कौन सा मानसून है, दक्षिण पश्चिमी मानसून है। तो इस प्रकार से भारत के अंदर क्या हो गया, ये
मानसून का आगमन हो गया। अब ये हवाएं जब इस प्रकार से आ रही हैं तो आप लोग देखेंगे कि भाई यहां से भी तो आ रही हैं, चारों तरफ से ही है, नीचे से इस प्रकार से ये आ रही हैं। अब यहां पर बंगाल की खाड़ी है, यहां पर अरब सागर है, इसके ऊपर से बहते हुए जब ये हवाएं आएंगी तो अपने साथ में पर्याप्त नमी भी लेकर आएंगी और इससे ही क्या होगा, वर्षा होगी। 1 जून को ठीक यहां पर केरल के भाई मालाबार तट पर टकराकर ये वर्षा करती हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो मानसून का पैटर्न है उसके हिसाब से जो मानसून है ऊपर की तरफ चलता रहता है, शेष भारत में वर्षा करता है। 1 महीने में ही भाई यहां तक चपेट में ले लेता है और जुलाई अगस्त तक देखेंगे कि संपूर्ण भारत में वर्षा होने लगती है इसी मानसून के जरिए। तो देखिए यहां पर केरल में वर्षा हुई और यहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां पर पश्चिमी घाट है ना, इस प्रकार से भारत के यहां पर भाई पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट है। तो ये जो हवाएं हैं यहां पर टकराकर क्या करती हैं, पश्चिमी घाट से टकराकर वर्षा करती हैं। ठीक है, डायरेक्शन इस प्रकार से है, तो यहां पर टकराकर वर्षा करेंगी। किस प्रकार की वर्षा, पर्वतीय वर्षा, ये भी हमने बहुत बार पढ़ा है। ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। पश्चिमी घाट क्या है, कोई पर्वत नहीं है। वैसे जब भारत अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग हुआ था तो ये जो किनारा है भारत का ये ऊपर की तरफ उठ गया, ठीक है। ये नीचे बैठ गया तो ये ऊपर उठ गया, तो ये पर्वत के समान संरचना दिखाई देती है। कुछ है इस प्रकार, जैसे कि ये अगर पश्चिमी घाट है तो भाई पूर्वी घाट इस प्रकार से है, ठीक है। पहले क्या था, ये पूर्वी घाट है, पहले ये हिस्सा यूं बराबर होता था, अब क्या है, ये उठ गया है, ये नीचे बैठ गया, तो ऐसा लगता है जैसे क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत की तरह ही है। अब जब मानसूनी पवनें ये आ रही है पश्चिमी घाट पर, यहां पर, ठीक है, इस प्रकार से अरब सागर के ऊपर से बहते हुए आ रही है, खूब नमी ले ली है, नीचे अरब सागर है, तो यहां पर ये क्या करेंगी, पर्वत के ऊपर चढ़ नहीं सकती। धीरे धीरे जैसे जैसे ये गर्म हवाएं, मानसूनी हवाएं, जिसके अंदर की क्या है, नमी की बहुत ज्यादा मात्रा है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ना प्रारंभ होगी, ऊपर क्यों बढ़ेगी भाई, हवाओं की क्या है, गति होती है। वो अब यूं थोड़ी ना है कि भाई पर्वत देखकर रुक जाएगी, पर्वत को क्रॉस करना चाहेगी। हवाएं जैसे ऊपर उठेगी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, यानी कि हाइट में क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान क्या है, तापमान में कमी आती है। तो यहां पर भी सेम यही केस है, जैसे जैसे ये बादल ऊपर उठे, तापमान में कमी आई, तो जल वाष्प की जो बूंदें हैं छोटी छोटी, उन्होंने आपस में मिलकर क्या किया, कंडेंसेशन किया, यानी कि छोटी छोटी जल वाष्प मिली और उन्होंने बूंद का निर्माण किया। बहुत ज्यादा जब बूंदें बनी, वजन ज्यादा हो गया, बादल अब आगे नहीं जा सकता, तो मजबूरन से क्या करना पड़ा, यहां पर अपनी नमी छोड़नी पड़ी, यहां पर वर्षा करनी पड़ी, इस प्रकार से। उसके बाद जब बादल कुछ हल्का हुआ तो इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ा, तो यहां पर इसमें अब नमी कम है, भाई कुछ हल्की फुल्की वर्षा करेगा, नहीं तो ना भी करे, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब यही था कि ये जो मानसूनी पवनें हैं ये पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी घाट के पश्चिम में ज्यादा बारिश करती है, जबकि आप देखेंगे पश्चिमी घाट के पूर्व में, यानी कि यहां पर बहुत कम वर्षा होगी। यहां पर भी मध्य प्रदेश में भी कम वर्षा होगी। कारण यही है कि आगे आप देखेंगे भाई विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज वगैरह है, तो ये मानसूनी हवाएं उनसे टकराकर दक्षिणी किनारों पे ही ज्यादा वर्षा करती है, पहाड़ी के उस तरफ वर्षा नहीं हो पाती है, जो कि क्या कहलाते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश कहलाते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश है, यहां पर आप देखेंगे जो दक्कन का पठार है, यह भी क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश है। अब ये जो हवाएं आती हैं ये देखिए काफी स्पीड से आती हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की इनकी रफ्तार रहती है। ये जो आ रही हैं मानसूनी पवनें इस प्रकार से, तो मैंने आपको बताया कि भाई जो पश्चिमी घाट है यहां पर ये कौन सी वर्षा हुई, पर्वतीय वर्षा है, ओरोग्राफिक रेन इसको कहा जाता है। तो देखेंगे कि भाई मानसून के सीजन में 250 सेंटीमीटर से अधिक यहां पर वर्षा हो जाती है। दूसरा मैंने आपने को बताया था कि भाई जो दक्कन प्लेटू है या फिर जो मध्य प्रदेश है, यहां पर पर्याप्त वर्षा नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, पर्वत के दूसरी तरफ ये स्थित है, तो इनको क्या कहेंगे, वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। अब यहां पर वर्षा नहीं हुई है, यहां पर भाई कोई भी शहर या कस्बा है, कोई भी जगह है, वो क्या कहलाएगी, रेन शेडो एरिया कहा जाता है उसको, ठीक है, रेन शेडो एरिया कहा जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये वृष्टि छाया प्रदेश है। उसके बाद देखेंगे ये जो हवाएं हैं ये यहां पर भैया यहां से भी तो जाएंगी बंगाल की खाड़ी से, तो बंगाल की खाड़ी से जो शाखाएं जाती हैं इस प्रकार से। बांग्लादेश में कोई भी टोपोग्राफी नहीं है। टोपोग्राफी यानी कि जो स्थलीय आकृतियां होती है, यहां पर देखा ना कि पश्चिमी घाट जो है ये स्थल की तो आकृति है भाई, भूमि की ही एक स्ट्रक्चर है, भूमि का ही रूपांतरण है, उसकी वजह से यहां पर वर्षा हुई।
बांग्लादेश में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई पहाड़ है, कुछ नहीं है, तो उसकी वजह से यहां पर वर्षा नहीं हुई। जब ये हवाएं यहां पर प्रवेश करती हैं तो यहां पर हिमालय है, इस प्रकार से गारो खासी जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां हैं, तो ये हवाएं यहां पर ट्रैप हो जाती है और यहां पर पूर्वोत्तर भारत में बहुत ज्यादा वर्षा होती है इनके द्वारा। ठीक है, वर्षा के सीजन में तो जो वर्षा ऋतु पड़ रहे हैं तो भाई बहुत ज्यादा 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा यहां पर वर्षा होती है। मासिन राव का नाम सुना होगा, चेरापूंजी है, यहां पर जो मासिन राव है विश्व की सर्वाधिक ज्यादा वर्षा यहां पर प्राप्त होती है अगर औसत की बात की जाए तो। इस प्रकार से क्यों होती है? क्योंकि भाई टोपोग्राफी इस प्रकार की है, हवाएं ट्रैप हो जाती है, वर्षा यहां पर करनी पड़ती है इस प्रकार से। तो ये ध्यान रखेंगे मासिन राव में क्या है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। एक चीज और है इसी चैप्टर के अंदर कि भाई पूर्व से पश्चिम की तरफ जब चलेंगे, पूर्व से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो जो वर्षा है ये क्या है, कम हो जाती है, कम हो जाएगी। पूर्व का हिस्सा ये है ना भारत का, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो क्या कह रहा है, पूर्व से पश्चिम तक वर्षा कम, यहां पर सबसे ज्यादा, यहां पर आएंगे तो और कम कम कम, इस प्रकार से यहां पर तो भाई थार गुजरात वगैरह ये है बहुत ज्यादा कम वर्षा होती है। कारण क्या है? कारण यही है कि हवाएं जब उड़ यहां से बहकर बंगाल की खाड़ी से ऊपर जा रही हैं तो क्या है, पर्याप्त नमी है, नमी की मात्रा बहुत ज्यादा है। रास्ते में कोई भाई नदियां नाले कुछ भी आते हैं तो ये मानसूनी हवाएं उनसे भी नमी प्राप्त करती है। तो वर्षा यहां पर देखेंगे कि यहां पर मात्रा ठीक ठाक रहेगी, फिर कम कम कम, जब वर्षा ही करते चले जाएंगे तो क्या होगा, जब अंत तक पहुंचते हैं तो वर्षा जो है बिल्कुल नहीं हो पाती, क्योंकि बादल जो है अपनी सारी नमी यहां पर छोड़कर आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर क्या है, वो अरावली रेंज है तो यहां से हवाएं समानांतर निकल जाती है, वर्षा नहीं करती, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से जो वर्षा का वितरण था इस प्रकार से था। इसमें एक और चीज है कि भाई वर्षा में विराम, वर्षा में विराम यानी कि जैसे हम लोग व्हीकल्स में ब्रेक लगाते हैं तो ये भी वही है, ब्रेक इन मानसून। ठीक है, मानसून में ब्रेक कैसे, ब्रेक जैसे कि मानसून के अंदर कोई वजह से अवरोध उत्पन्न हो गया, कैसे अवरोध देखेंगे कि जो ITCZ है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं जो ITCZ है, यहीं पर व्यापारिक पवनें मिल रही हैं। ये जो दक्षिणी गोलार्ध से जो व्यापारिक पवनें आ रही हैं ये अपने साथ में नमी लेकर आती है और वर्षा यहां पर हो रही है। ये वर्षा कहां पर होती है भाई, ITCZ के आसपास ही तो चल रहा है ये सारा, क्योंकि वर्षाओं को यहां पहुंचना है। रास्ते में कोई भी टोपोग्राफी आती है, कोई पर्वत है, कोई घाटी है, चोटी है, कुछ भी, उनसे टकराकर खूब वर्षा होती है। अगर ये ITCZ जो कि उत्तर में गंगा के मैदान के आसपास ये बना हुआ है, अगर इसकी बजाय ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, मान लीजिए यहां पर तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार अगर ये बहुत ज्यादा गर्म हो गया है और जो ITCZ है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो नतीजा क्या होगा कि जो मानसूनी हवाएं हैं यहां पर उत्तर के मैदान से भी आगे बढ़ जाएगी, आगे बढ़ेंगी, हिमालय से टकराकर टोपोग्राफी यानी कि ओरोग्राफिक रेन होगी यहां पर। तो उसका नतीजा क्या होगा, अब हवाएं यहां पर वर्षा करेंगी, जो उत्तर का मैदान है ये क्या प्यासा रह जाएगा, यहां पर वर्षा नहीं होगी। नतीजा क्या है, हिमालयी क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होगी, नदियों में बाढ़ आ जाएगी, यही बाढ़ क्या है कई जगहों पर कोहराम मचा देगी। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे ये जो क्षेत्र है यहां पर भाई हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, हो सकता है ये सूखे रह जाएं। क्यों? क्योंकि जो ITCZ है इसकी जो भाई लोकेशन है ये काफी महत्वपूर्ण रोल निभाती है वर्षा के अंदर। अगर ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो इसका मतलब यहां पर वर्षा कम होगी। उसके बाद भैया ये यहां पर तो रहेगा नहीं, अगर आगे शिफ्ट हो गया तो धीरे धीरे नीचे आएगा तो क्या है, वर्षा भी बाद में नीचे आएगी। लेकिन ये सारा यूं नहीं है कि भाई अचानक से हो जाएगा। तो वर्षा के अंदर बीच में जो भी चेंज रहते हैं, परिवर्तन, अब वर्षा ऋतु है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार में लगातार वर्षा ऋतु यानी कि जून से सितंबर तक ही वर्षा होती रहेगी। बीच में जो गैप आते हैं भाई, 2-4 दिन बादल हो गए, वर्षा हो रही है, बाद में खुला मौसम है, नहीं आ रही है वर्षा, जरूरी नहीं है कि पूरा मानसून में ही धड़ाधड़ वर्षा होगी, कई दिन सूखे भी निकलेंगे। तो ये सब क्या है, इसी को ही ब्रेक इन मानसून कहा जाता है, मानसून वर्षा में विराम कहा जाता है। कारण क्या है, यही ITCZ की जो लोकेशन है ये मैटर करती है। भारत का जो मानसून है ये कैसा मानसून है, अनिश्चित मानसून है, निश्चित नहीं है कि कब आएगा, कैसा आएगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, कई परिघटनाओं पर निर्भर करता है भारत का मानसून। तो इस प्रकार से तभी कहते हैं ना कि भाई मानसून के सीजन में भी आप लोग देखेंगे भारत के किसी एक क्षेत्र तो भाई मान लीजिए सूखे से ग्रस्त रहेगा,
किसी दूसरे क्षेत्र को आप देखेंगे जहां पर आपने कल्पना भी नहीं की, वहां पर आपको बाढ़ मिलेगी। ठीक है, कहीं पर भी आ जाए, यहां पर बाढ़ का माहौल रहेगा, ये सूखा रहेगा। तो ऐसा इस प्रकार से अनिश्चितता है, कहीं कोई ये फिक्स नहीं है कि भाई इस प्रकार से अधिक वर्षा होगी। ठीक है, सब ये चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए जो अगली ऋतु है, ये ऋतु ही थी मानसून का आगमन, उसके बाद है मानसून की वापसी। मानसून की वापसी, और ये कब से कब तक रहेगा? अक्टूबर से नवंबर तक। ठीक है, सितंबर भाई सितंबर तक खूब वर्षा हुई, उसके बाद क्या होगा? अक्टूबर से नवंबर तक मानसून की वापसी। अब भाई अक्टूबर से नवंबर तक ही क्यों? अब जून में सूर्य यहां पर था, तो यहां पर ग्रीष्म ऋतु थी, वर्षा हुई। जून के बाद हमने पढ़ा कि जून से सितंबर तक क्या है? मानसून चला। अब जून, उसके बाद भाई जुलाई, फिर अगस्त, और सितंबर को सूर्य कहां पर है? यहां पर है विषुवत रेखा पर, तो मानसून का सीजन रहा। अब सूर्य जब नीचे की तरफ चलना प्रारंभ करेगा यहां से 0 डिग्री इक्वेटर से, तो देखिए कि ये 2 महीने यानी कि अक्टूबर नवंबर, इन्हीं को ही क्या कहते हैं? इसी को ही मानसून की वापसी कहा जाता है, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहा जाता है। और सूर्य जब नीचे आ जाएगा तब तो शीत ऋतु आ जाएगी भारत में, जब यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक पहुंचेगा। अभी केवल क्या सितंबर में यहां पर है। ठीक है, सितंबर में यहां सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस प्रकार से। तो देखेंगे 23 सितंबर को सूर्य यहां पर आता है। ठीक है, ठीक है, 23 सितंबर, उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर तक क्या रहेगा? मानसून की वापसी। जो मानसून इस प्रकार से गया था, यही मानसून इस प्रकार से वापस भी आएगा। ठीक है, वापस आ रहा है, जो गया था वो इस प्रकार से वापस आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो ITCZ है वो भी जब सूर्य नीचे की तरफ आ रहा है साउथ की तरफ, तो सूर्य भी नीचे या ITCZ भी नीचे खिसकता हुआ आ रहा है, उसके साथ साथ या उससे भी पीछे रहता है ITCZ, क्योंकि भारत की जो भूमि है ये गर्म रहती है। ठीक है, बाद में जब पूरे भूभाग पर वर्षा हो लेती है, सूर्य जब नीचे चला जाता है, जब ठंडा यहां पर मौसम होगा तो हाई प्रेशर बनेगा। लेकिन सितंबर तक क्या है? लो प्रेशर का रहता है। सितंबर तक लगभग पूरे भारत में ही वर्षा हो चुकी होती है। ठीक है, जो थार का मरुस्थल है जो भाई बिल्कुल ही शुष्क है, यहां पर भी कुछ थोड़ी मोटी वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम, यानी कि कुछ ना कुछ यहां पर वर्षा हो चुकी होती है। उसके बाद जब 0 डिग्री इक्वेटर से सूर्य जब नीचे की तरफ आना प्रारंभ होगा, तब ये क्या आएगा? मानसून की वापसी। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये हवाएं जो आती हैं, अधिकतर हवाएं स्थलीय भाग से होकर आ रही हैं, कोई नमी नहीं, कोई भी वर्षा नहीं, इस प्रकार की। अगर मौसम की बात करें तो भाई कैसा रहेगा? दिन में तापमान अधिक रहेगा, रात में तापमान कम रहेगा। देखा होगा आपने, सितंबर अक्टूबर की बात कर रहे हैं, उस टाइप का सुहावना मौसम रहेगा शाम को, इस प्रकार का सीजन रहेगा। तो उसके अलावा क्या होगा भाई? अभी अभी पूरे भारत में वर्षा हुई है, तो जो स्थल हैं ये कैसे रहेंगे? आर्द्र रहेंगे, नमी की मात्रा ज्यादा रहेगी। संपूर्ण भूभाग में वर्षा हुई है, तो यहां पर क्या रहेगा? नमी रहेगी। भूमि के अंदर भी जब सूर्य का प्रकाश तेज होगा, तो यही जब देखिए वर्षा के बाद क्या होता है भाई? वर्षा हुई, धूप जब निकलेगी तेज, तो उससे ही क्या होता है भाई? भूमि के अंदर से ही वेपराइजेशन प्रारंभ होता है। जो पानी भूमि ने सोख लिया है, जल वाष्प बनकर ऊपर निकलता है गर्म होकर, तो उसमें क्या रहता है? ह्यूमस टाइप का या फिर ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं, वो माहौल बन जाता है। और ठीक इसी को ही क्या कहते हैं? क्वार की उमस कहा जाता है। ठीक है, क्वार की उमस कहा जाएगा, यानी कि ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी इस मौसम में जब मानसून की वापसी होगी, जिस ऋतु को हमने ये नाम दिया है रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, ये सीजन का नाम है। इस सीजन में क्या होगा? ह्यूमिडिटी की मात्रा ज्यादा रहेगी, तो उसकी वजह से इसको क्या नाम दिया है? इसको क्वार की उमस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि नमी रहेगी, क्योंकि वर्षा हुई है। उसके बाद देखेंगे जब ये ITCZ नीचे जा रहा होता है, तो भाई सूर्य जब यहां पर ठीक नीचे नीचे इस प्रकार से गुजर रहा है, तो यहां पर देखेंगे बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। निम्न दाब का क्यों बनेगा? क्योंकि यहां पर देखिए जो बंगाल की खाड़ी, खाड़ी का मतलब क्या है? ऐसा जलीय क्षेत्र जो कि 3 तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो। 2 चीजें हैं, एक तो है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या है? प्रायद्वीप ये वाला हिस्सा है। डेफिनेशन क्या है? 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। यहां पर है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, खाड़ी मतलब ऐसी भाई जल का ऐसा भाग जो कि 3 तरफ भूमि से घिरा है। तो भाई यहां ये भूमि हो गई, बांग्लादेश है,
इस तरफ आप आएंगे तो ये म्यांमार वगैरह, ये सब कंबोडिया वगैरह ये कंट्री भी तो हैं। तो ये जलीय क्षेत्र जो है ये पानी से घिरा हुआ है। जैसे कि ये देखेंगे क्या है, ये खंबात की खाड़ी है ना, तीनों तरफ से क्या है, पानी से घिरा, भाई भूमि से घिरा हुआ है, ये भूमि है इस प्रकार से। कच्छ की खाड़ी, खाड़ी क्यों कहते हैं, भूमि से घिरा हुआ है इस प्रकार से। तो यहां पर जब भाई सूर्य रहेगा तो भूमि का भाग तो अधिक गर्म होगा, लेकिन बाद में क्या होता है कि भूमि का जो भाग है, जैसे मान लीजिए सूर्य यहां पर है, भाई नीचे ही है अभी सितंबर में यहां पर, तो ये क्षेत्र गर्म होगा भूमि का। यहां पर जो कंट्री है म्यांमार वगैरह ये सब गर्म हो जाएंगे, लेकिन ये ठंडे भी जल्दी होते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई है। जो पानी का भूभाग है ये कैसा रहेगा, गर्म ही रहेगा, तेजी से, भाई देरी से गर्म होता है, देरी से ही ठंडा होता है। तो यहां पर क्या होगा, भाई ये तो ठंडे हो गए भूमि के भाग, ये गर्म ही रहा, तो यहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठना जारी रखेंगी। यहां ठंडा होने के बाद चारों तरफ जो भूमि का भाग है, जब ये ठंडा होगा तो यहां की हवाएं चल पड़ेंगी इस क्षेत्र को भरने के लिए। यहां पर जो लो प्रेशर बना है बंगाल की खाड़ी में, चारों तरफ से जो हवाएं इस प्रकार से चलेंगी, तो यहां पर क्या होगा, एक साइक्लोन का रूप यहां पर ले लिया जाएगा इन हवाओं के द्वारा। और ये साइक्लोन क्या करेंगे भाई, यहां पर भारत के अंदर ये तबाही मचाते हैं, कई राज्यों के अंदर आप लोग पढ़ते होंगे अक्सर। और ये चक्रवात क्या करते हैं, ये भाई गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां, इनके मुहानों से ये प्रवेश कर जाते हैं, अंदर के क्षेत्रों में भाई हानि भी पहुंचाते हैं। उसके अलावा खासकर आप लोग देखेंगे कि कोरोमंडल तट हो गया आपका, उसके अलावा आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा वगैरह, इस प्रकार के जो चक्रवात है आते रहते हैं यहाँ पर। कारण यही है जो अभी मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से निम्न दाब का जो क्षेत्र बनता है, ये चक्रवात आते हैं, और उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल है, बांग्लादेश है, इन देशों को ये प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से ये भाई अपनी 4 ऋतुएं हो गई हैं। शीत ऋतु को हमने पढ़ चुके हैं, बाकी की ऋतुएं ये हो गई हैं। उसके बाद जरा से भाई थोड़ा सा पॉइंट ही बचा है कि वर्षा का वितरण, यानी कि भारत में जो वर्षा होती है तो कहां कहां पर, किन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, किन में कम होती है, तो ये फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। तो अभी अभी जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहां पर पश्चिमी घाट से टकराकर खूब सारी वर्षा होती है। वर्षा का वितरण देख रहे हैं हम लोग। तो अभी हमने देखा कि जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट और उसके अलावा जो पूर्वोत्तर भारत है, यहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है। पश्चिमी तट ये पढ़ा हमने, समझा अभी। पूर्वोत्तर भारत को भी समझा क्यों होती है वर्षा अधिक। तो यहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, 400 सेंटीमीटर से भी अधिक की यहां पर वर्षा होती है। उसके बाद बात करेंगे जो पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर तो खूब वर्षा क्यों हो रही है, क्योंकि यहां पर पश्चिमी घाट है, यहां पर हिमालय है, गारो खासी जयंतिया, ये पहाड़ियां हैं, इस वजह से। अब पश्चिमी की बात कर रहे हैं तो भाई पश्चिम में तो ये भी आते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, क्या यहां पर भी वर्षा होती है? तो यहां पर वर्षा जो है पश्चिमी के हिस्सों में देखेंगे, पश्चिमी भाई जैसे राजस्थान है, पंजाब हो गया, हरियाणा है, गुजरात है, तो यहां पर वर्षा कम रहती है। 60 सेंटीमीटर वार्षिक से भी कम वर्षा यहां पर होती है। ठीक है, कारण क्या है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। शॉर्टकट में बता रहा हूं कि भाई क्या वर्षा होती है। उसके अलावा आप देखेंगे जो सह्याद्री है, सह्याद्री क्या चीज है, इसी को ही पश्चिमी घाट को ही क्या बोलते हैं, सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट को ही बोलते हैं। कुछ 1-2 पहाड़ियों को और इंक्लूड कर लिया जाता है। कौन कौन सी है ये आप लोग देख सकते हैं। जो मैंने बताया था कि भाई प्रायद्वीपीय भारत, उसके अंदर बताया था कि कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, ग्वालियगढ़ है, सतमला, इसको इंक्लूड कर लेते हैं, तब क्या बन जाता है, ये सह्याद्री कहा जाता है। तो सह्याद्री के पूर्व में कम वर्षा होती है। यहां पर ये एरो बनाया था जब मैंने समझाया था ना कि क्यों कम वर्षा होती है, तो यहां पर कम वर्षा होगी। भाई एमपी में भी बताया था कम वर्षा होगी, कितनी होगी, 40 से 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होगी। उसके अलावा यहां पर देखेंगे जो लेह लद्दाख वाला ये क्षेत्र है, जो लेह है ये क्या कहलाता है, ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। भारत का रेगिस्तान की परिभाषा यही है कि भाई जो वर्षा है ये बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, 10 से 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो सालाना तो वो रेगिस्तान है। थार में भी 10 सेंटीमीटर से कम, यहां पर भी बहुत ज्यादा कम। ठीक है, तो ये क्या है, इसीलिए ठंडा रेगिस्तान है। तो ये सब चीजें बताई गई है। लेह में देखेंगे तो यहां पर कम वर्षा होती है, इस प्रकार से। तो ये था आपका चैप्टर, ये खत्म हो गया जलवायु। अब नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी शुरू करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।